पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। फूल गोभी और पत्ता गोभी फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से करें प्रबंधन कार्य। टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ पर जानकारी। सोलर संयंत्र की कृषि में उपयोगिता और इसके रखरखाव पर जानकारी। हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल समय से लगाई होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी। अतः इस समय फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं सबलगढ़ जिला मुरैना के किसान वीरेंद्र शर्मा से। मैं करीबन 25 साल से खेती कर रहा हूँ। खेती में सबसे प्रथम मैं बंद गोभी की खेती करता हूँ। बंद गोभी के लिए सबसे पहले पौध तैयार करते हैं, वो कम से कम 1 महीने में तैयार होती है। उसके बाद हम जो है उसको वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह जो है पौधारोपण करते हैं। बंद गोभी को 25 दिन पहले जो है पौधारोपण किया, उसके बाद जो है उसमें अभी हमें खरपतवार दिखाई दे रहा है। खरपतवार को हम जो है निदाई गुड़ाई करके जो है खरपतवार निकलता है उसे हम जो है खेत से बाहर फेंकते हैं। खेत के अंदर खरपतवार रहेगा तो कीड़े मकोड़े होंगे, इसीलिए बाहर फेंकते हैं। निदाई गुड़ाई के बाद हम इसमें यूरिया का छिड़काव करते हैं। यूरिया का छिड़काव इसलिए करते हैं क्योंकि जो पौधा जो है पीले पड़ते हैं, कहीं कहीं छोटे बड़े पौधे होते हैं वो समान तरीके से बढ़ते हैं, इसीलिए हम जो है यूरिया का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद सुबह शाम के टाइम जो है 10 दिन के अंतराल में जो है हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद इसमें छोटियाँ बुनकी टाइप की रहती हैं, उनमें हम जो है नीम तेल का इस्तेमाल छिड़काव करते हैं। 5 ml प्रति लीटर पानी में जो है घोल बना के हम छिड़काव करते हैं, जिससे हमारा जो है पौधा अच्छा बनता है। इल्ली टाइप की इल्ली लगती है जो पत्तियों को खाती है, इसके लिए हम जो है टाइजोफॉस नाम की जो है दवाई या पानी में जो है घोल बना के जो है छिड़काव करते हैं, जिससे जो है हमारी बंद गोभी पूर्णतः स्वस्थ रहती है। इसमें पत्ती धब्बा रोग आता है, इसके बचाव के लिए हमने इसमें जो है कार्बन डाइजम 2 ग्राम प्रति लीटर घोल के हिसाब से जो हम छिड़काव करते हैं, जिससे जो है हमारी बंद गोभी बिल्कुल स्वस्थ रहती है और रोग खत्म होता है। तो इस विषय पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बिलासपुर के डॉक्टर संजय वर्मा से भी। देखिए, ऐसा है कि किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि जितने भी हमारे गोभी वर्गीय है, गोभी वर्गीय में आपकी फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, तो जो किसान भाई अभी लगा चुके हैं तो कम से कम जो नाइट्रोजन है वो लगाने के प्लांटिंग करने के 45 दिन बाद डालना है आपको। दूसरी मात्रा जो बची हुई है वो डालना है। फास्फोरस और पोटाश की जो मात्रा है वो पूरा एक ही मात्रा में आपको जब खेत में लगाने जा रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, उसी समय ही डाल देना है। इसके साथ साथ खरपतवार का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है किसान भाई, कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भी खरपतवार नहीं है तो आप हैंड वीडिंग हाथ के द्वारा भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खरपतवार आ चुके हैं तो उसमें अपने केमिकल्स जो खरपतवार नाशक आते हैं जैसे ग्लाइसेल है, अगर आप वो स्प्रे में नोजल का उपयोग करके अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक हम उसको खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान
किसान भाई, गोभी वर्गीय फसलों में पानी वैसे ये ठंडे मौसम में लगाई जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक अंतराल में कम से कम 8 से 10 दिन के अंतराल में आप पानी उसमें दे। और एक बार जरूर इस पर विशेष ध्यान रखिए कि पानी देते समय आप एक बार खेत में जाकर उसकी स्थिति को पता कर ले कि पानी उसमें नमी कितनी है, और नमी को देखते हुए उसमें फिर से पानी दे। गोभी वर्गीय फसलों में किसान भाई कीट का बहुत ज्यादा प्रकोप तो होता है, लेकिन उसमें एक दो कीट जो आते हैं जो बहुत ज्यादा है, डीबीएम आता है, डायमंड बैग मॉथ करके आता है, जो कि आप देखेंगे कि जब आप अपन खेत में चलते हैं तो बहुत सारे आपको मक्खी उड़ती हुई दिखाई देगी। तो इसके लिए कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे आर्थिक रूप से उपज को नुकसान करती है। तो ऐसी स्थिति में येलो ट्रैप आते हैं जिसमें गोंद चिपका रहता है, उसको आप बीच बीच में जो भी आपकी गोभी वर्गीय फसल लगी हुई है उसमें कम से कम जमीन से या पौधे से 2 फीट ऊपर रखे, तो जो भी पंखी उड़ रही है वो सीधा उसमें आके चिपक जाएगी। तो इस तरीके से भी हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉन्फिडोर जो बाजार में उपलब्ध होते हैं उसको अगर हम लेते हैं और 1 ml 1 लीटर पानी में अगर उसका उपयोग कर हम छिड़काव करते हैं तो उससे भी काफी अच्छा हम नियंत्रित उसको कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बढ़ती जनसंख्या और घटती जोत के कारण आज कृषि पर उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते कई लोग अपनी घर की छतों पर, घर के पास मौजूद खाली जगहों पर फूल और सब्जियों की खेती करने लगे हैं, जिसे टेरेस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके लिए किस तरह से उपयोगी है और इसका प्रबंधन आप कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। शहरीकरण होने के कारण जमीन की भी कमी हो गई है। जमीन में फ्लैट्स बन गए हैं या जिनके बड़े बड़े मकान है, छत काफ़ी बड़ा है और धूप जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है, वैसे जगह में हमारे किसान भाई या जो शौकीन लोग खासकर वो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। और टेरेस गार्डनिंग करके जैसे सब्जियां लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए जो पात्र होता है, जो कंटेनर्स होता है, वो विभिन्न सामग्रियों का बना रहता है, जैसे मिट्टी हुआ, सीमेंट हुआ, टीन हो गया, प्लास्टिक का हो गया। तो उसको विभिन्न आकार दिया जाता है, जैसे गमले का आकार ले लिया या बक्से का आकार या कार्टून का आकार या कोई हौदा का रूप दे दिया और उसी में सब्जियों को लगा सकते हैं। 2 से 3 प्लांट जो है एक गमले में लगाया जा सकता है। अगर गमले की चौड़ाई ज़्यादा है तो 4 या 5 पौधे भी लगा सकते हैं। अभी जो है रबी मौसम चल रहा है और रबी मौसम के दौरान आप ठंड मौसम में उगने वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। तो इसके लिए है जो हमारे कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हो गया कुदाली, खुरपी, झरना, कुछ खाद, कुछ कीटनाशक और बीज। और बीज जो है, बीज का जो है सही चुनाव करें और विश्वसनीय जगह से ले, कृषि अनुसंधान संस्थान से ले ले या कहीं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से ले ले या NSC से भी बीज लिया जा सकता है। और उन्नत किस्मों का चुनाव और खासकर जो गमले में लगा सकते हैं उसी को लगाना चाहिए। जैसे अब है कि जैसे पालक हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सभी अभी गमले में लगाया जा सकता है। लेकिन हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जैसे ब्रोकली हो गया और जो साग की विभिन्न किस्में, जैसे पालक हुआ, तो पालक में आप पालक ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, ये सब वैरायटी है, बड़े बड़े हौदों में लगा सकते हैं। इसके अलावा मेथी हुआ,
कुछ लोकल वैरायटीज है, ये सारी जो है सब्जियां आप गमले में लगा करके और छत में रख सकते हैं। अब रही बात इसमें जो है कितना कैसी मिट्टी चाहिए, क्या क्या इसमें डालें, तो मिट्टी हमेशा जो है अच्छी मिट्टी का ही चुनाव करें और उसमें जो है बालू जो है नदी के किनारे का बालू ले ले और साथ ही साथ उसमें कंपोस्ट अर्थात सड़ी हुई गोबर का खाद मिला ले। ये सब जो तीनों चीज़ें हो गए, मिट्टी हो गया, कंपोस्ट हो गया और बालू हो गया, ये सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके उसको मिट्टी को मिलाए और साथ ही साथ इसमें थाइमेट थोड़ा 50 ग्राम डाल दे और सबको मिट्टी को मिला करके उसको गमले में भर दे। और गमले का जो नीचे है उसमें पानी का निकासी अवश्य होना चाहिए और ये जब सारी हो गई गमले की भराई कर दीजिए। और ये हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी जो भी ले रहे हैं वो मिट्टी जनित रोग हो गया या चींटी हो गया या दीमक हो गया, इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। आप गमले की भराई करके आप अभी 1 2 3 बीज एक गमले में डाल दीजिए और साथ ही साथ जैसे अगर तरने वाली सब्जी कुछ ऐसा लग रहा है तो उसके लिए सुतली उतली का सहारा सुतली और बांस का सहारा दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से जब बीज लगाते हैं क्यारी पंक्ति से बीज लगा करके उसको वर्मी कंपोस्ट से ढक दे और फुहारे से पानी देते रहे। जब बीज में अंकुरन आ जाए समय पर है, जैसे आप खरपतवार भी निकालते रहें और जाड़े का मौसम है तो उसमें पानी जो है से मतलब ये गमला में पौधा हम उगा रहे हैं तो तकरीबन 2 दिन 3 दिन पर और जैसा दिख रहा है मिट्टी कि भाई सूख रहा है तो उसमें आप पानी डालते रहें। और जहाँ यूरिया जब डालना होता है तो देखें कि पौधा जब 3 हफ्ता का हो गया, लगाने के 3 हफ्ता के बाद उसके बाद ही जब पौधे में गमले में नमी हो तभी यूरिया डालें 10 से 15 ग्राम मात्र। और आप ये जो यूरिया है 1 सप्ताह 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 किस्तों में डाल सकते हैं और साथ ही साथ सिंचाई कर दें अगर गमला की मिट्टी सूखी हो। और अब आई कि रोग से कैसे मुक्ति पाए, रोग हो गया, कीट हो गया, कीटनाशक दवाई में सबसे है कि आप जब भी कीट लगते किसी भी प्रकार का तो उसमें आप जो है रोगर डालें। रोगर वही 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके पौधों पर छिड़काव करें और जब भी फफूंदनाशक बीमारी लग जाए तो उसमें ब्लाइटॉक्स 50 उसको 2 ग्राम से 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके पौधे पर छिड़के तो उसे फफूंद जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप जो है टेरेस गार्डनिंग या छत पर जो है गमले में सब्जियां उगा करके आप रोज़मर्रा की सब्जियां भी खाइए और फ्रेश सब्जी भी खाइए, स्वास्थ्य भी बनेगा और साथ ही साथ आपका जो है मुनाफा भी रहेगा। आप बाजारी जो सब्जियों से आप बच सकते हैं। सोलर पैनल का इस्तेमाल आज कृषि क्षेत्र की आवश्यकता है और तभी कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास भी होगा। आज प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग कर अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये सोलर संयंत्र क्या है और आप इसका रखरखाव कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ विजय कुमार लाभ। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं।
दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। आजकल अनुदान की जहाँ तक बात है तो दिल्ली सरकार से MNRE बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनसे 30% की अनुदान तो है आज, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। उसमें प्लेट की जहाँ तक बात है तो प्लेट हर तरह का उपलब्ध है। सोलर पैनल जो होना चाहिए कम से कम 230 वाट का रहे तो कम पैनल लगेगा, कम जगह लेगी और एक कम्पैक्ट होगा, छोटे जगह में भी हम सोलर लगा सकते हैं। अनुदान 90% तक यदि है तो मैं बोलूँगा कि लोग वैसे तो छोटे पंपों पे हैं, तो यदि सामुदायिक एक बनाया जाए और सरकार के पास एक परियोजना भेजा जाए तो उस पर भी अनुदान दिया जा सकता है। यहाँ तक सोलर पंप के रख रखाव की सुविधा है तो मैं ये फिर एक विश्वास दिलाता हूँ कि यदि अच्छी कंपनी से अच्छे सिस्टम लिया जाए तो उसमें रख रखाव नहीं के बराबर है। रख रखाव में एक ही सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी जो आप सोलर पैनल लगाएंगे पे एक पत्ते का भी छाया नहीं पड़ना चाहिए। वो पत्ते की छाया से भी, वो चूंकि सीरीज में जुड़ा होता है, पैनल में एक छोटा सा छाया भी उम्र है, उस पैनल की जो उम्र है सोलर पैनल की, वो घटा देती है और उसका इफिशियंसी जो है वो बहुत प्रभावित होता है। इसलिए सबसे पहला है कि जब हम इंस्टॉलेशन करें, जब हम उसे बिठाएं तो उसको ऐसी जगह पे बिठाएं जहां छाया एकदम ही नहीं हो, तो ये सबसे पहला है। दूसरा, उस पर जो धूल मिट्टी पड़ता है तो उसे रेगुलर हम साफ करते रहें, रोज एक बार उसे पोंछ दें, बस पानी से भिगो दें या पानी के कपड़ा लगा के भी साफ कर सकते हैं। आजकल डस्टर भी दिया जाता है बहुत सारे कंपनियों से, तो वो करें। और तो इसमें रख रखाव नहीं के बराबर है। हाँ, उस पर पत्थर नहीं पड़ना चाहिए, उस पर चोट नहीं आना चाहिए। यदि सोलर पैनल मेन है, पैनल को रखने अच्छी तरह से रखी जाए और यदि कोई ऐसी गड़बड़ी होती है तो किसी तकनीकी आदमी से ही उसका ये लिया जाए, अपने से उसको दुरुस्त करने की कोशिश न की जाए। तो आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वातावरण में अधिक आर्द्रता एवं तापमान होने के कारण सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रहता है। इस कारण फसलों में जड़ माहू एवं दीमक के प्रकोप होने का अनुमान है। अतः बचाव के लिए क्लोरपाइरीफास दवा 1.25 से 1.50 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ छिड़काव करें।
मिर्च, बैगन, टमाटर में फल एवं तना भेदक कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से एवं प्याज, लहसुन एवं गोभी वर्गीय सब्जियों में रसचूसक कीट, माहू, थ्रिप्स आदि के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आम में कहीं कहीं बौर अथवा फूल आने लगा है। बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम के बौर झड़ने की संभावना है। आम के उत्पादन को बढ़ाने एवं फूल झड़ने से रोकने के लिए मटर के आकार वाली अवस्था में 100 ppm की दर से प्लेनोफेक्स दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धनिया, मटर एवं मसूर में भभूतिया रोग होने की संभावना है। इसके नियंत्रण हेतु 2 से 3 ग्राम सल्फेक्स डस्ट का 2 से 3 बार छिड़काव करें। इस समय गेहूं की फसल टिलरिंग स्टेज एवं चने में शाखा फुटान अवस्था में है। आगामी समय में मौसम को देखते हुए इल्ली के प्रकोप की संभावना है, अतः खेतों में टी या बाई आकार की खूंटियां लगाएं। पशुओं को खुरपका एवं मुहपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुशाला की नियमित रूप से साफ सफाई करें एवं पशुओं को ठंड से बचाने हेतु उचित प्रबंधन अपनाएं। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम परियट, जिला जबलपुर के पशुपालक जगदीश यादव ने। यह ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ठंड से बचाव के लिए जहाँ पे भी पशु हैं तो एकदम डायरेक्ट खुला में ना रहे, उसके लिए आप बोरे का वो टेम्परेरी व्यवस्था कर सकते हैं, पर्दे जैसा लगा के, ताकि ठंडी हवा सीधे सीधे ना पड़े। और विशेषकर जब हवा अधिक चलने लगती है उस समय विशेष सावधानी देने की आवश्यकता होती है। पशुओं के बीमारी के रोकथाम के लिए अभी जो सीजन है वो फुट एंड माउथ डिसीज होता है, जिसे खुरा चपका भी बोलते हैं, तो इसकी संभावना बनी रहती है। FMD रोग में सबसे पहले तो उसको बुखार से ही स्टार्ट होता है, कोई भी बीमारी, तो इसमें भी बुखार होता है और इसमें जीभ में छाले भी हो जाते हैं। तो छाले की वजह से एक तो जीभ में दर्द होता है, तो वैसे भी दाना पानी खा नहीं पाता है। और जो नमकीन चीज़ें खास कर देंगे तो बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि छाले रहते हैं और नमक में जलन होती है। तो इसलिए इस टाइप का पानी जिसमें नमक डाला हो वो भी नहीं पिएगा। तो जीभ इसमें निकाल के देखना चाहिए, तो स्पष्ट छाले इसमें दिखाई देते हैं। साथ ही पशु के खुर में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये लंगड़ाने भी लगता है। तो लंगड़ा के चल रहा है मतलब समझ लो कि पैर में कोई इन्फेक्शन है। रोग होने के बाद तो हमारे जो भी निकट के पशु चिकित्सालय औषधालय में ले जाके उसका चेकअप कराना चाहिए। और ये बीमारी लगभग सही समय पे उपचार हो जाए तो बीमारी 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त जिलों में अभी 26 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक विशेष टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत ये खुरा चपका या FMD रोग है, इससे बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अगर टैंक में दे रहे हैं जहाँ पे अधिक पशु है, वहाँ पे जनरली टैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो बीमारी से बचाव के लिए तो चूने का पहले पुताई कर दिया जाए, उसके बाद फिर उसमें पानी डाला जाए, तो पानी स्वच्छ भी रहता है और जो भी इन्फेक्शन है वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह वो सब नष्ट हो जाता है। जो प्रोडक्टिव एनिमल है, जो दूध दे रही है, जैसे जितना दूध दे रही है तो लगभग उसका आधा उसमें दाना होना चाहिए, और हरा तो जितना भी दे सकते हैं। पैरासाइट जो होते हैं उसके लिए तो कृमिनाशक दवा 3 महीने 4 महीने के अंतराल में उसको अवश्य कराना चाहिए, और ये भी हमारे प्रत्येक पशु चिकित्सालय औषधालय में निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो जो भी डेयरी ओनर्स हैं या पशुपालक हैं उसका लाभ उनको लेना चाहिए। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा, जिला मुरैना के कृषक मोहन धाकड़ ने। यह मिर्ची की फसल में लगने वाले पत्ती सिकुड़न रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं।
तो मोहन धाकड़ जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले यहाँ पर मौसम में बारिश पहले काफ़ी हो गई थी शुरुआत में, फिर उसके बाद बारिश रुक गई और धूप काफ़ी अच्छी खिल गई, जिसकी वजह से वायरस रोग आने की संभावना अधिक बढ़ गई है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ग्रसित पौधों को पहचानने का लक्षण ये है, जो पौधे की स्वाभाविक वृद्धि होती है, स्वाभाविक वृद्धि ना होकर पौधा बौना हो जाता है, पत्तियां संकुचित हो जाती हैं, ऊपर से मुरझाई हुई लगती हैं और उसमें फूल और फल की मात्रा कम हो जाती है। आप सबसे पहले जो पौधे बोने से दिख रहे हों, पत्तियां असंकुचित टाइप की लग रही हों, उन पौधों को आप अपने खेत से उखाड़ लीजिए और बाहर खेत के एक गड्ढा बनाइए, जिसमें उन पौधों को, ग्रसित पौधों को दबा दीजिए। फिर इनके रोकथाम के लिए, क्योंकि ये वायरस रोग वाहक कीट द्वारा फैलता है, तो वाहक कीटों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए और वायरस रोगों को नियंत्रण के लिए रोगार 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते रहिए। 10-15 दिन के बाद पुनः इसको छिड़काव करिए, आपका मिर्च सुरक्षित रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने पड़ोस के खेतों के किसानों भाइयों को भी इस मात्रा का छिड़काव जरूर बताइए, क्योंकि विषाणु के जो रोग वाहक कीट हैं वो दूसरे के खेत से आपके खेत में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए आप अपने बगल के खेतों को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। पड़ोस के खेत वाले कृषक भाइयों को भी इस चीज़ की जानकारी दीजिए। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चना की फसल की उचित बढ़वार के लिए कौन कौन से कार्य करें, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग और प्रबंधन पर जानकारी। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।